तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर जेडीयू ने बीजेपी को चेताया। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनावों में जेडीयू से नहीं किया गठबंधन तो यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी जेडीयू। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का दावा, पार्टी ने कर ली है चुनाव की पूरी तैयारी। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का तंज, माता पिता अपने पढ़े लिखे नौजवान बेटों को रिक्शा खींचने, मजदूरी करने या सड़क किनारे पकौड़े तलने को देख रहे हैं मजबूर। मोदी सरकार ने उन्हें बना दिया है आत्मनिर्भर। बालाजी श्रीवास्तव होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं बालाजी। 30 जून को दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव का कार्यकाल हो रहा है समाप्त। भारत को जल्द मिलेगी मॉडर्ना की वैक्सीन। डीसीजीआई ने सिप्ला को दी मॉडर्ना वैक्सीन के आयात की मंजूरी। फाइजर की वैक्सीन को भी जल्द मिल सकती है मंजूरी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 186 अंकों की गिरावट के साथ 52,550 पर हुआ बंद। निफ्टी 66 अंकों की गिरावट के साथ 15,748 पर हुआ बंद। आज सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से प्रभावित प्रवासी कामगारों के कल्याण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे प्रवासी श्रमिकों के लिए सूखा राशन प्रदान करें और महामारी जारी रहने तक सामुदायिक रसोई जारी रखें। इसके साथ ही एक अहम फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए 31 जुलाई 2021 की समय सीमा तय की है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से में राशन लेने की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों से दोबारा बुरी तरह प्रभावित हुए प्रवासी कामगारों के लिए खाद्य सुरक्षा, नकदी हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने के केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने 11 जून को इस संबंध में कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोकर की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। शीर्ष अदालत ने प्रवासी कामगारों की समस्याओं और मुश्किलों पर पिछले साल मई में संज्ञान लिया था और कई निर्देश जारी किए थे। अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए पीठ ने केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने को कहा था ताकि प्रवासी कामगारों को अन्य राज्यों में अपने काम की जगह पर राशन मिल सके। में देश विरोधी ताकतों ने अब ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शक ये है कि इस ड्रोन तकनीक के पीछे भारत के पड़ोसी देश का ही हाथ है। पहले पंजाब में भी इस तरह के ड्रोन दिखाई दिए थे जो अपने साथ कुछ सामान लेकर आते थे और भारतीय सीमा में गिराकर गायब हो जाते थे। ये ड्रोन आकार में बहुत छोटे होते हैं, साथ ही काफी नीचे उड़ान भी भरते हैं, जिन्हें रडार पर पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता है। घाटी में 3 दिन पहले देश विरोधी तत्वों ने इसका इस्तेमाल भारतीय ठिकाने और देश के जवानों को निशाना बनाने में किया था। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन देखे जाने लगे हैं। जैसे ही भारत की ओर से जवाब दिया जाता है, वैसे ही ये ड्रोन गायब हो जाते हैं। देश के सामने ये नई परेशानी का सबब है क्योंकि इन ड्रोन के खिलाफ कोई आधुनिक तकनीक भारत के पास नहीं है और जो तकनीक है वो काफी महंगी है। डीआरडीओ जिस एंटी ड्रोन तकनीक को तैयार कर रहा है उसमें अभी कुछ वक्त लग सकता है। जिन ड्रोनों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है वो काफी सस्ते और बाजार में आसानी से उपलब्ध होने वाले हैं। इस मुश्किल स्थिति में निपटने के लिए आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर बैठक बुलाई थी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। सरकार की ओर से साफ साफ संकेत है कि इस परेशानी से सख्ती से निपटा जाएगा। सरकार ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए विदेश से उपकरण खरीद सकती है। तो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि सरकार इजराइल या अमेरिका से एंटी ड्रोन तकनीक खरीद सकती है। आईटी रूल्स को लेकर ट्विटर की भारत सरकार के साथ तनातनी जारी है। इसी बीच ट्विटर के लिए नई मुसीबत बीते सोमवार को खड़ी हुई जब सुबह कंपनी की वेबसाइट पर एक नक्शा सामने आया। वेबसाइट पर करियर सेक्शन में ट्वीट लाइव टाइटल के अंदर यह आपत्तिजनक नक्शा दिखाई दिया और इसके बाद ट्विटर की मंशा पर सवाल खड़े हो गए, जिसके बाद सवालों से बचने के लिए ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपनी वेबसाइट पर अलग देश के रूप में दिखाने वाले मैप को वापस ले लिया है। लेकिन यूपी के बुलंदशहर में बजरंग दल के एक नेता की शिकायत कर दी और इसके बाद ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी पर मामला दर्ज कर लिया गया।
बता दें कि ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी पर आईपीसी की धारा 505(2) और आईटी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ट्विटर ऐसे ही अलग अलग तरह से सरकार के साथ भिड़ता रहेगा या सरकार के आगे घुटने टेक देगा। पंचायत सदस्यों के चुनावों में बीजेपी पहले नंबर से सीधे तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। पंचायत चुनावों में मिली इस हार के बाद से ही योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे। दावा किया जाने लगा था कि बीजेपी आदित्यनाथ की जगह किसी और को चेहरा बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। कुर्सी पर मुश्किल आई तो बीजेपी ने पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में नई रणनीति अपनाई। पहली तो ये कि चुनाव हो ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिला पंचायत अध्यक्ष बिना मतदान के चुनवा लिया जाए। राज्य की 75 जिला पंचायतों में से बीजेपी ने शुरुआत में कम से कम 50 पर जीत का टारगेट रखा था और इसमें बीजेपी को सफलता मिलती भी दिख रही है। 18 पर तो पहले ही निर्विरोध चुनाव तय हो गया था, जिसमें 17 बीजेपी के खाते में गई हैं और आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन कई जिलों में विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया, जिससे बीजेपी की जीत का यह आंकड़ा और बड़ा हो गया। बागपत, सहारनपुर, शाहजहांपुर, बहराइच और पीलीभीत में विपक्षी दल के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। यहाँ भी अब सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार ही मैदान में बचे हैं, जिससे बीजेपी को 22 जिला पंचायतों में बिना चुनाव के ही जीत मिल गई। बागपत में आरएलडी की ओर से जिला प्रशासन और योगी सरकार पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। यहाँ से आरएलडी उम्मीदवार ममता के नामांकन वापस लेने के कारण बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिया गया, जबकि आरएलडी नेताओं का कहना है कि ममता की जगह कोई और महिला नामांकन पत्र ले गई है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा है कि ममता तो राजस्थान में है, ऐसे में यहाँ आकर वो कैसे नामांकन वापस ले सकती हैं। विपक्षी उम्मीदवारों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वो सत्ताधारी दल के समर्थन में चुनाव मैदान से हटने का दबाव बना रहा है। ममता और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच छिड़ी लड़ाई थमने के बजाय तेज ही होती जा रही है। दोनों ही लोग मौका परस्त बने हुए हैं। जगदीप धनखड़ जब से बंगाल के राज्यपाल बने हैं तभी से उनकी और बंगाल सरकार के बीच ठनी हुई है। राज्य की टीएमसी सरकार राजभवन पर राजनीति करने का आरोप लगाती रही है, तो धनखड़ भी टीएमसी के हर सवाल का जवाब देने के लिए खुद ही मीडिया के सामने आते रहे हैं। वो सिर्फ जवाब ही नहीं देते बल्कि सरकार पर तंज कसने में भी पीछे नहीं हटते। ममता बनर्जी की ओर से तो धनखड़ को हटाने की कई बार मांग केंद्र सरकार से की जा चुकी है, लेकिन राज्य में ना तो ममता की सत्ता गई और ना ही धनखड़ की हटते दिख रहे हैं। अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ पर करीब 25 साल पुराने एक मामले को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए। ममता का दावा था कि धनखड़ का नाम जैन हवाला केस से जुड़ा हुआ है। धनखड़ ने भी इसका जवाब दिया और कहा कि ममता को आरोप लगाने से पहले सच्चाई का पता कर लेना चाहिए था। इस विवाद में अब टीएमसी के तमाम नेता भी सामने आ गए हैं और वो राज्यपाल को घेरने में जुटे हैं। इस बीच एक नया विवाद भी सामने आ गया है और इस विवाद की वजह बन रहा है विधानसभा का सत्र। जी हां, 2 जुलाई से शुरू होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र को लेकर टीएमसी सरकार ने राज्यपाल का अभिभाषण तैयार किया है। सत्र की शुरुआत में राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा जाता है, जिसमें सरकार द्वारा अपनी भविष्य की योजनाओं, अपने कामकाज और उपलब्धियों का पूरा लेखा जोखा दिया जाता है और टीएमसी की ओर से अभिभाषण को तैयार कर राजभवन भेजा जा चुका है, लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ इसे पढ़ने को तैयार नहीं है। टीएमसी नेताओं का दावा है कि राजभवन से बताया जा रहा है कि राज्यपाल इस अभिभाषण को हूबहू पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो वो पूरा बजट भाषण नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद सीएम हाउस और राजभवन के बीच तल्खियां और बढ़ती दिख रही हैं। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नरेंद्र मोदी की मंत्री परिषद में विस्तार की खबरों के बीच जेडीयू और उसकी सभी सहयोगी पार्टियां मंत्री पद की दावेदारी कर रही हैं। इस बीच सीएम नीतीश ने ऐसी मांग रखी है जिसकी वजह से बीजेपी और जेडीयू के बीच टकरार देखने को मिल सकती है। नीतीश कुमार ने 5 मंत्री पद की मांग की है, लेकिन मोदी कैबिनेट की तरफ से 2 मंत्री पद की बात कही जा रही है, जिससे नीतीश कुमार संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। नीतीश का कहना है कि 2 मिलने से अच्छा है 1 भी ना मिले। 2 सीटें मिलने पर यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि इनके लिए किसके नाम प्रधानमंत्री को भेजे जाएं। आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह दोनों नीतीश कुमार के बेहद करीब हैं।
मंत्री पद के लिए इनके नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सीएम का जोर अति पिछड़ा और अति दलित को प्रतिनिधित्व देने पर है। नीतीश चाहते हैं कि उन्हें 5 सीटें मिल जाएं, तो इन 2 के अलावा 3 अति पिछड़े और अति दलित जातियों के सांसदों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सके। अगर 5 सीटें नहीं मिलती हैं, तो 1 भी ना मिले, ताकि पुराने सहयोगियों की भी नाराजगी से बचा जा सके और पिछड़ी और अति दलित जातियों की उपेक्षा का आरोप भी ना लगे। बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने वाले नीतीश की मुश्किलें अब मोदी कैसे आसान कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ तो बीजेपी अंतर्कलह के चलते अपनी ही पार्टी के लोगों को मनाने की कोशिश कर रही है, तो वही अब इस अनबन से जेडीयू भी बीजेपी से नाराज ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बिहार में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। आपको बताते चलें कि इससे पहले भी मोदी की 2019 में पहली कैबिनेट विस्तार में भी मंत्रिपरिषद में जगह देने की बात कही गई थी, लेकिन जेडीयू ने हिस्सा न बनते हुए समानुपातिक हिस्सेदारी की बात कही। आधी कामकाजी आबादी इस समय कर्जदार हो चुकी है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी यानी CIC ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि देश का युवा वर्ग इस समय सबसे ज्यादा परेशानी का सामना कर रहा है। उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात, सरकार की ओर से उसके लिए ऐसी राहत भी नहीं दी गई है कि वो कर्ज से उबर सके। रिपोर्ट में कहा गया कि एक अनुमान के मुताबिक जनवरी 2021 तक भारत की कुल कामकाजी आबादी 40.07 करोड़ थी और इसमें से खुदरा लोन बाजार से 20 करोड़ लोगों ने किसी न किसी रूप में कर्ज लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 1 साल से कोरोना महामारी के चलते उनकी आय कम हुई है, जिस कारण कर्ज लेना मजबूरी हो गया। पुराने कर्ज चुकाना भी लोगों के लिए मुश्किल बना हुआ है। पिछले 1 दशक में बैंकों ने भी खुदरा लोन को प्राथमिकता दी है और कोरोना महामारी ने बैंकों पर भी दबाव बना दिया है। इस बीच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIEE ने भी 1.75 लाख परिवारों के सर्वे का काम पूरा किया। सर्वे में केवल 3% ऐसे परिवार मिले जिन्होंने आय बढ़ने की बात की, जबकि आधे से ज्यादा करीब 55% ने कहा कि उनकी आमदनी घट गई है। और इस दौरान लोगों की परेशानी महंगाई से और बढ़ रही है। 1 साल महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। घटती आमदनी और बढ़ते खर्च के चलते लोग कर्जदार बनते जा रहे हैं। महामारी के बीच सरकार ने जितने भी आर्थिक पैकेज दिए हैं, उनका असर कामकाजी आबादी पर देखने को नहीं मिला है। सर्वे की रिपोर्ट में ये साफ दिख रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल में फंसी हुई है। लोगों की आमदनी कम हो रही है और कर्ज बढ़ रहा है। अगले साल तक स्थिति में किसी तरह के सुधार के संकेत भी नहीं है। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर